नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे और पिछला जो क्लास थी उनमें हमने राजस्थान की हस्तशिल्प कला पर विस्तार से चर्चा की। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो हस्तशिल्प कला का ही एक पार्ट है, राजस्थान की लोक कला। टॉपिक का नाम है राजस्थान की लोक कला। देखिए दोस्तों, लोक कला का जो संबंध है यदि सामान्यतः हम करें तो ग्रामीण क्षेत्रों से है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने घर को सजाने के लिए आदि जो चीज़ें बनाई जाती थी वो लोक कला के अंतर्गत आती थी। तो लोक कला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हील। देखिए दोस्तों, व्हील क्या होती है? पहले गांव में अगर आपको याद है तो पहले एक मिट्टी की ओबरी बनती थी, उसका प्लेटफार्म होता था, फिर धीरे धीरे उसको ऊपर बढ़ाया जाता था, फिर उसकी छत होती थी, बीच में गेट होता था, उसमें खिड़की होती थी, उसमें बहुत अनाज या दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें होती थी वो रखी जाती थी और उसके बाद में लोक लगा दिया जाता था। तो व्हील देखिए क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा अपने घर को सजाने और दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की एक महलनुमा कलाकृति बनाई जाती थी। वो कलाकृति ही व्हील कहलाती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा घर को सजाने और दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाने वाली मिट्टी की महलनुमा कलाकृति क्या कहलाती थी? व्हील। एक बार ध्यान से देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा घर को सजाने और दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित, खराब ना हो वो, सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाने वाली एक महलनुमा कलाकृति, बनाई जाने वाली मिट्टी की महलनुमा कलाकृति व्हील कहलाती थी। इतनी ऊंचाई होती थी तो उसमें दैनिक उपयोग में जैसे अनाज रख देना, घी रख देना और बहुत सारी जैसे खाने के सामग्री रख देना, रोटियां, सब्जी,
इन वस्तुओं के लिए और फिर साथ साथ घर को सजाने के लिए भी जो एक महलनुमा मिट्टी की आकृति बनाई जाती थी, उसी महलनुमा आकृति को क्या कहते थे? व्हील कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिए, अगली जो है लोक कला वो है सांची। बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची, तो देखिए सांची क्या होती है। पहले तो सांची बनती क्या है? एक तरह से मांगलिक होती हैं। त्योहारों के ऊपर या पितृपक्ष का मतलब श्राद्ध पक्ष पर, जो आश्विनी पूर्णिमा से चल करके भाद्रपद अमावस्या तक 16 दिन तक जो श्राद्ध आते हैं, तो त्योहार, उत्सव या पितृपक्ष के ऊपर सांची का निर्माण किया जाता है। अब सांजियां बनाती कौन है? आकृतियां होती हैं। सांची का निर्माण कुंवारी कन्याएं दीवार के ऊपर गोबर से सांची बनाती हैं, और सांची को सजाने के लिए आटा, हल्दी, कुमकुम और कोडियों का प्रयोग किया जाता है, उस पर लगाई दी जाती है। एक तरह से सांची कुंवारी कन्याओं का रंग बिरंगा एक त्योहार भी माना जाता है। और दोस्तों, उदयपुर में एक मंदिर है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर। उस मंदिर में इतनी ज्यादा सांझियां बनाई जाती हैं कि अब वर्तमान में उसका नाम ही सांझियों का मंदिर पड़ चुका है। क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा मंदिर सांझी मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर। और नाथद्वारा राजसमंद में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वल्लभ संप्रदाय का, वहां पर केले की सांझियां बनाई जाती हैं। ये केले की सांझियां पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि भारत में भी फेमस है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि केले की सांझियों के लिए कौन सा मंदिर लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है? श्रीनाथ जी का मंदिर जो राजसमंद के नाथद्वारा में है, और वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। सांझियां पार्वती जी माता का रूप होती हैं, और जब सांझियां शुरू में बनती हैं तो बनते बनते अंतिम स्टेज पर जाकर के वो कंप्लीट बन जाती हैं। तो जो सांझी पूर्ण हो जाती है, विकसित हो जाती है, उसे सांझिया कोट कहते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट, सांझियां त्योहारों और पितृपक्ष यानी कि सांझियां त्योहारों और पितृपक्ष पर मनाई जाती हैं। सांझियों को कुंवारी कन्याएं गोबर से घर की दीवार पर बनाती है। इनको सजाने के लिए हल्दी, कुमकुम, आटा और गोड़ियों का प्रयोग किया जाता है। सांझियां एक तरह से कुंवारी कन्याओं का रंग बिरंगा त्योहार माना जाता है। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर अपनी सांझियों के कारण, बहुत ज्यादा सांझियां बनाई जाती हैं यहां पर, अपनी सांझियों के कारण
सांजियों के मंदिर के नाम से लोकप्रिय हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनाथ जी कहां पर है? नाथद्वारा में। और नाथद्वारा कहां पर है? राजसमंद में। श्रीनाथ जी के मंदिर की केले की सांजियां पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे देश में लोकप्रिय है। और श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय का मंदिर। सांजी किसका रूप है? सांजी पार्वती माता का रूप है। दोबारा देखिए, त्योहारों और पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध के दिनों में कुंवारी कन्याएं गोबर से घर की दीवार पर सांजी बनाती है। सांजियों को सजाने के लिए हल्दी, कुमकुम, आटा और कोडियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीवार पे सांजी बनाती है, उसके अंदर फिर ये चीजें लगा दी जाती है उसको सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। एक तरह से सांजियों को कुंवारी कन्याओं का रंग बिरंगा त्योहार भी कहा जाता है। अब उदयपुर का एक मंदिर है, मच्छिंद्रनाथ का मंदिर। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर अपनी सांजियों के कारण सांजियों के मंदिर के नाम से लोकप्रिय हो गया। क्यों चुना गया? कि सांजियों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर लोकप्रिय है? तो उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ का मंदिर। और श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा राजसमंद में है, श्रीनाथ जी के मंदिर की केले की सांजियां पूरे देश में लोकप्रिय हैं। और सांजियां किसका रूप है? पार्वती माता का रूप मानी जाती है। राजस्थान में जो सांजिया परंपरा है वो कहां से आई है? वृंदावन से। राजस्थान में सांझे की परंपरा सांझे की परंपरा कहां से आई है? वृंदावन से। राजस्थान में सांझे परंपरा वृंदावन से आई है। अब एक और है सांजिया कोट। कि सांजिया कोट क्या है? तो सांजिया कोट क्या है? सांजी का जो विकसित रूप है, सांजियों का पूर्ण विकसित रूप सांजिया कोट कहलाता है। सांजी का पूर्ण विकसित रूप क्या कहलाता है? सांजिया कोट। अर्थात सांजी जब शुरू होती है तो छोटी बनती है, धीरे 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 उत्तरोत्तर वो बढ़ती जाती है। और एक स्टेज ऐसे आती है जब श्राद्ध का लास्ट पक्ष होता है या लास्ट दिन होता है तो बन करके पूरी तैयार हो जाती है। उस पूर्ण विकसित रूप को ही सांजिया कोट कहा जाता है। और राजस्थान में सांजी परंपरा कहां से आई? वृंदावन, मथुरा से। तीसरी देखिए, तीसरी लोक कला बरहाड़ी। देखिए दोस्तों, बरहाड़ी आदिवासी भीलों की लोक देवी है। भीलों में विवाह के अवसर पर जवाई के द्वारा दीवार के ऊपर इस बरहाड़ी का चित्र बनाया जाता है। उस चित्र को चावड़ और विभिन्न रंगों से सजाया जाता है। यही बरहाड़ी लोक कला कहलाती है। और इस बरहाड़ी लोक कला का जो सर्वाधिक प्रचलन है वो कुंभलगढ़, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र में है। और वहाँ विवाह के अवसर पर भीलों में दूल्हे और दुल्हन के घर पर इस लोक देवी बरहाड़ी का चित्र बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट, बरहाड़ी भीलों की
लोक देवी है। पहला पॉइंट भीलों की लोक देवी। दूसरा, विवाह के अवसर पर भील जमाई द्वारा घर की दीवार पर भराड़ी का चित्र बनाया जाता है। भराड़ी का चित्र बनाया जाता है। इस चित्र को चावलों रंग बिरंगी चावलों से आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है। इस कला का सर्वाधिक प्रचलन कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद। इस कला का सर्वाधिक प्रचलन कुंभलगढ़ के आसपास है। इस क्षेत्र में भीलों में विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के घर भराड़ी का कलात्मक चित्र बनाया जाता है। दोबारा ये तो भराड़ी देखिए, भराड़ी भीलों की लोक देवी है, पहला पॉइंट हमने कहा। और विवाह के अवसर पर भील जमाई या दामाद के द्वारा घर की द्वार पर भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। चित्र बनाने के बाद में इस चित्र को रंग बिरंगे चावल से आकर्षक और सुंदर बनाया जाता है। इस कला का सर्वाधिक प्रचलन कुंभलगढ़ राजसमंद के आसपास है। और इस क्षेत्र में भीलों में विवाह के अवसर पर दूल्हे और दुल्हन के घर भराड़ी का कलात्मक आकर्षक चित्र बनाया जाता है। चौथी लोक कला देखिए, थापे। देखिए दोस्तों, थापे क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए यहां देखिए आप, क्या नहीं आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा त्योहार और उत्सव के अवसर पर पारंपरिक रंगों के द्वारा बनाए गए चित्र ही थापे कहलाते हैं। जैसे हाथ से बना दिया, हाथ का थापा लगा दिया या कहीं और थापा लगा दिया, ठीक है। दोबारा सुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पारंपरिक रंग से त्योहारों के अवसर पर बनाए गए कलात्मक चित्र ही थापे कहलाते हैं। जैसे गोगा जी के थापे, गणेश जी के थापे, दुर्गा माता के थापे, नागपंचमी के थापे, शीतला माता के थापे, कावड़िया वीर श्रवण कुमार के थापे, ये क्या कहलाते हैं? थापे। तो देखिए
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा त्योहारों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा त्योहारों और उत्सव पर पारंपरिक रंगों से, जो प्राकृतिक रंग होते हैं, पारंपरिक रंगों से बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? थापे कहलाते हैं। जैसे शीतला माता के थापे, जैसे गणेश जी के थापे, दुर्गा माता के थापे, श्रवण कुमार के थापे, नाग पंचमी के थापे आदि। तो दोबारा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा त्योहारों और उत्सवों पर पारंपरिक रंगों से बनाए गए चित्र ही थापे कहलाते हैं। जैसे शीतला माता के थापे जो चेचक की देवी है, गणेश जी के थापे दीवार के ऊपर बनाते हैं, दुर्गा माता के थापे, श्रवण कुमार के थापे, नाग पंचमी के थापे आदि। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर पारंपरिक रंगों से जो बनाते, दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाते हैं, वो चित्र क्या कहलाते हैं? थापे। और प्रमुख थापों में ये हैं शीतला माता के, गणेश जी के, दुर्गा माता के, श्रवण कुमार, नाग पंचमी के, और भी बहुत सारे थापे हैं। तो ये लोक कला क्या कहलाती है? थापे कहलाती है। पांचवी लोक कला देखिए, मेहंदी। देखिए दोस्तों, मेहंदी नारी सौंदर्य का प्रतीक है। नारी सौंदर्य के जो 16 श्रृंगार होते हैं उनमें मेहंदी भी एक माना जाता है। और मेहंदी सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक होती है। और राजस्थान में, पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में, पाली के सोजत की मेहंदी बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। तो मेहंदी सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होता है। सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। नारी सौंदर्य में जो 16 श्रृंगार होते हैं उनमें से एक मेहंदी भी आती है। और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आ भी चुका है कि कहाँ की मेहंदी सबसे प्रसिद्ध है, तो सोजत। और सोजत कहां पर है? पाली जिले में। सोजत की मेहंदी सोजत की मेहंदी पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में लोकप्रिय है। तो मेहंदी नारी के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। ये सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होता है। पाली की सोजत की मेहंदी राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय है। ठीक है। पांचवी लोक कला देखिए, 6 नंबर की
मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहली बात तो मानने जो होते हैं वो मांगलिक होते हैं, शुभ होते हैं, और लोक कला में माननों को लोक चित्रकला कहा गया है। कहते हैं लोक कला में लोक चित्रकला किसको कहा जाता है? माननों को। अब ये कहाँ होते हैं? घर, आंगन, घर के प्रवेश द्वार, शरीर के अंगों पर, वस्त्रों पर, अस्त्र शस्त्र आदि सभी को संवारने के लिए, सजाने या संवारने के लिए उन पर किया गया रेखात्मक आलेखन। रेखाओं का आलेखन होता है, रेखाओं में बनते हैं ये, वही मानने कहलाते हैं। मानने मुख्य रूप से घर के प्रवेश द्वार और आंगन में माने जाते हैं। मानने प्राकृतिक रंगों से माने जाते हैं, जैसे कालूस है, पेवड़ी है, गेरू है, खड़िया है, हिरमिच आदि से। इस कला को राजस्थान में मानने कहते हैं, महाराष्ट्र में इसी कला को रंगोली के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम बंगाल में इसको अल्पना कला कहते हैं, गुजरात में इसको थापे कहते हैं, यूपी में इसे चौक पूर्णा कहते हैं, और भोजपुर में, गुजरात में साथी और भोजपुरी में थापे कहते हैं। माननों में सबसे प्रमुख जैसे पगला है, साथी जिनको स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं, चौकड़ी है। लेकिन माननों में सबसे छोटे जो मानने होते हैं वो स्वास्तिक चिन्ह या साथी होते हैं, जो गणेश जी का प्रतीक होता है। उसके बाद में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मानने हैं वो पगला होते हैं। वो होते हैं किसके प्रतीक? लक्ष्मी माता के प्रतीक होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, मानने मांगलिक मांगलिक होते हैं। माननों को और लोक चित्रकला कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मानने घर, आंगन, द्वार, शरीर के अंगों, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि को सजाने के लिए, उन पर किए गए रेखात्मक आलेखन ही मानने कहलाते हैं। दोबारा देखिए, मानने मांगलिक होते हैं, शुभ होते हैं, इनको लोक चित्रकला भी कहते हैं। घर, आंगन, द्वार, शरीर के अंगों, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि को सजाने के लिए उन पर किए गए रेखात्मक, ये ध्यान रखना, रेखात्मक आलेखन ही क्या कहलाते हैं? मानने कहलाते हैं। और यहां एक नोट करो कि इनमें भी यदि आता है कि मानने प्रमुख रूप से कहां बनाए जाते हैं, तो मानने घर के आंगन और प्रवेश द्वार पर मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। मानने रंग कौन से होते हैं? मानने देखिए, मानने गेरू, हिरमिच, पेवड़ी, खड़िया, कालूस जिसे काजल भी कह सकें आदि
प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। तो मानने मुख्य रूप से कहाँ बनाए जाते हैं? घर के आंगन और प्रवेश द्वार पर ये बनाए जाते हैं। आप देखो दिवाली पर बहुत सारे रंगोली बनाते हैं हम, पगला देखिए। और मानने जिन रंगों में बनाए जाते हैं वो देखिए, गेरू, हिरमिच, पेवड़ी, खड़िया, कालूस आदि प्राकृतिक रंगों से मानने बनाए जाते हैं। दोबारा देखिए, मानने मांगलिक और शुभ होते हैं। दीपावली का त्योहार है, होली का त्योहार है, विवाह के अवसर है, नई वधू घर में प्रवेश करती है, वो सब हम मानने बनाते हैं। ये इनको लोक चित्रकला भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया कि लोक कला में किस कला को लोक चित्रकला के रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा माननों को। मान देखिए, घर, आंगन, द्वार, शरीर के अंगों, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि को संवारने और सजाने के लिए उन पर किए गए रेखात्मक आलेखन ही क्या कहलाते हैं? मानने। और मानने मुख्य रूप से कहाँ बनाए जाते हैं? घर के आंगन और प्रवेश द्वार के ऊपर। माननों में जिन प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिन प्राकृतिक रंगों से मानने बनाए जाते हैं, वो है गेरू, हिरमिच, पेवड़ी, खड़िया, कालूस आदि प्राकृतिक रंगों से मानने बनाए जाते हैं। राजस्थान में इस कला को क्या कहते हैं? राजस्थान में इस कला को मानने कहते हैं। राजस्थान में इस कला को क्या कहते हैं? मानने कहते हैं। और महाराष्ट्र में इस कला को क्या कहते हैं? रंगोली कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में इस कला को किस नाम से जाना जाता है? अल्पना कला। अल्पना कला। गुजरात में इस कला को सातिया कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस कला को चौकपूर्णा कहते हैं। प्रमुख जो मानने हैं, प्रमुख मानने जैसे पगला, दूसरा सातिये, इनको स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं। कैसे? इस तरह की देखिए, ये साथी हैं, इनको स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं। तीसरा जो मानना है वो है चौकड़ी। लेकिन सबसे छोटा मानना सबसे छोटा मानना है स्वास्तिक चिन्ह, ये वाला। ये सबसे छोटा मानना है। और ये किसका प्रतीक होता है? गणेश जी का प्रतीक। गणेश जी का प्रतीक। स्वास्तिक चिन्ह के बाद में जो सबसे लोकप्रिय मानना है और जो सर्वाधिक संख्या माना जाता है वो है पगला। और पगला किसका प्रतीक है? लक्ष्मी जी का प्रतीक। दोबारा देखिए, मानना कला को राजस्थान में मानने कहते हैं। महाराष्ट्र में इस कला को क्या कहते हैं? रंगोली कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इस कला को क्या कहते हैं? अल्पना कला कहते हैं। और गुजरात में इस कला को क्या कहते हैं?
सातिये, और उत्तर प्रदेश में इस कला को कहते हैं चौकपूर्ण। प्रमुख जो मान्य हैं वह है पगला, सातिये, सातियों को स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, और स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है, सब जानते हैं आप। और तीसरा है चौकड़ी। सबसे छोटा मानना, सबसे लोकप्रिय मानना कौन सा होता है, स्वास्तिक चिन्ह, ये वाला। और ये किसका प्रतीक होता है, गणेश जी का प्रतीक होता है। सातिये या स्वास्तिक चिन्ह के बाद में जो सर्वाधिक संख्या में मानने माने जाते हैं वो पगला हैं, और पगला मानने जो होते हैं वो किसके प्रतीक माने गए हैं, लक्ष्मी जी के प्रतीक माने गए हैं। अगला देखिए, पान्ने। अगली लोक कला है पान्ने। दोस्तों पान्ने राजस्थान में कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं, राजस्थान में कागज पर चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, पान्ने। और प्रमुख जो पान्ने हैं देखिए कौन कौन से हैं, प्रमुख पान्ने। लक्ष्मी जी के पान्ने, श्रीनाथ जी के पान्ने, श्री नाथ जी के पान्ने, गणेश जी के पान्ने, दुर्गा माता के पान्ने। तो राजस्थान में कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको पान्ने कहते हैं। और प्रमुख पानों में जैसे लक्ष्मी जी के पान्ने, श्रीनाथ जी के पान्ने, गणेश जी के पान्ने और दुर्गा माता के पान्ने। लेकिन यह आता है कि इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय पान्ने कौन से हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय पान्ने श्रीनाथ जी के पान्ने, और श्रीनाथ जी कहाँ, नाथद्वारा में, और नाथद्वारा कहाँ, राजसमंद में। और श्रीनाथ जी किस संप्रदाय का मंदिर है, ये वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में बहुत बड़ा मंदिर है। और श्रीनाथ जी कौन है, भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। तो सबसे लोकप्रिय पान्ने कौन से हैं, श्रीनाथ जी के पान्ने सबसे लोकप्रिय पान्ने माने गए हैं। तो राजस्थान में कागज पर जो चित्र बनाए जाते हैं वो पान्ने कहलाते हैं, और ये प्रमुख पान्ने, सर्वाधिक लोकप्रिय पाना श्रीनाथ जी का है। अगली लोक कला देखिए, मूण। मूण क्या है, पहली बात तो यही आ गया, मूण क्या है। तो मूण क्या होता है, देखिए मटके कई प्रकार के होते हैं। एक मटका होता है एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है। तो ये तो कलश हो गया, ये मटका हो गया, और ये हो गई मूण। तो राजस्थान में जो बड़ा मटका होता है वो क्या कहलाता है, मूण कहलाता है, इस तरह से। और मूण कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी कि ये मूण, तो ये मेड़ता की प्रसिद्ध है। और मेड़ता कहाँ, नागौर। तो मूण क्या है, बड़ा मटका होता है, और ये कहाँ बनाई जाती है या कहाँ के लोकप्रिय है, नागौर के मेड़ता की ये लोकप्रिय है। ये बड़ा मटका जो मूण है, ये मटका, ये क्लास है। ओके, अगली लोक कला देखिए, बटेड़ा।
क्या है बटेड़ा? देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो गोबर से जो होते हैं, गोबर के छाने, और इनको थेपड़ी भी बोलते हैं, गाय या भैंस। तो गोबर के छाने थाप करके जिनको थेपड़ी भी बोलते हैं, इन्हीं को ऊपले भी कहते हैं, ऊपले। तो गोबर के जो छाने, थेपड़ी, ऊपले बनाए जाते हैं, उनको थाप लिया जाता है, फिर वो सूख जाते हैं, जलाने के काम आते हैं ये वर्षा ऋतु में। फिर इनके सूखने के बाद में इनका एक कलात्मक ढेर बना लिया जाता है, और लगभग चौकोर ढेर इस तरह का होता है, या तो वो इस तरह का होगा या फिर इस तरह का होगा। इस तरह का बना करके इसके चारों ओर गोबर का लेप कर दिया जाता है, ताकि वर्षा ऋतु में ये छाने भीगे नहीं। और जैसे वर्षा ऋतु शुरू होती है तो एक तरह से छेद निकाल करके इनको निकालना शुरू करते हैं। ये कहलाता है बटेड़ा, ये बटेड़ा है। और बटेड़ा कहाँ का लोकप्रिय है? ये सबसे ज्यादा यदि आता है ढूंढाड़ क्षेत्र के। तो दोबारा देखिए, बटेड़ा पहले से देखिए, गोबर से, गाय के या भैंस के गोबर से वो छाने बनाते हैं, उन्हीं को थेपड़ी कहते हैं, उनको उपले कहते हैं। ये सूख जाने के बाद में फिर इनका एक कलात्मक ढेर बना लेते हैं, इस तरह का ये ढेर है। इसके बाद में इसके ऊपर इस तरह के ये गोबर का ही लेप कर दिया जाता है, गीले गोबर का, या इस तरह से ये जो है ये कर दिया जाता है, यह आकृति होती है, और ताकि वर्षा ऋतु में वर्षा से भीगे नहीं। उसके बाद में जब भी जरूरत पड़ती है तो इनको एक तरह से छेद करके उनको निकाल लेते हैं। यही बटेड़ा कहलाता है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ लोकप्रिय है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। हरियाणा में भी ये बटेड़े बहुत सारे संख्या में बनाए जाते हैं। घोड़ा बावसी। घोड़ा बावसी क्या है कि ये मिट्टी का छोटा घोड़ा होता है। ध्यान से देना, घोड़ा बावसी मिट्टी का जो छोटा घोड़ा होता है उसे कहते हैं। और ये आदिवासी भीलों और ग्रासियों में बहुत लोकप्रिय है, धार्मिक दृष्टि से बहुत मान्यता है इसकी। तो घोड़ा बावसी मिट्टी का बना छोटा घोड़ा होता है, आदिवासी भीलों और ग्रासियों में इसकी बहुत मान्यता है, लोकप्रियता है। अगली लोक कला है सोहरिया या सोहरी। ये भी दोस्तों व्हील जैसी होती है, इस तरह से होती है। इसके नीचे पाए होते हैं, चौकोर इसका स्टैंड होता है, फिर उस पर से बना करके बिल्कुल व्हील जैसी होती है। और ये सोहरिया इसको ओबरी भी कह सकते हैं अपन। तो क्या है ये? अनाज एवं भोजन रखने का मिट्टी का पात्र। वही दैनिक काम में आने वाली चीजें। व्हील का ही एक छोटा रूप है, इसे ओबरी भी कहते हैं। ये सब जैसे अनाज डाल दिया, भोजन रख दिया, खाने चीज की सामग्री वो रख दी ताकि वो सुरक्षित रहे। तो सोहरिया अनाज एवं भोजन रखने का मिट्टी का एक पात्र होता है। अगली देखिए, ओका नोका गुणा।
ओकानोका गुणा क्या है? देखिए, ओकानोका गुणा ध्यान से देखना, व्याधि यानी कि रोग, व्याधि निवारण के लिए ये गोबर का बनाया जाता है। व्याधि निवारण के लिए गोबर का बनाया जाता है, और विशेष रूप से चेचक निकलने पर, बच्चे के जैसे चेचक निकल गई तो गोबर होता है, उस गोबर का चौकोर करके उसमें छेद करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये गोबर है, अब इसमें किस तरह से, इस तरह से छेद कर दिए जाते हैं, इस तरह से, ताकि वो चेचक बच्चे के निकले वो दूर हो जाए। तो ओकानोका गुणा क्या है? व्याधि निवारण के लिए गोबर का बनाया गया एक आकृति, और मुख्य रूप से ये चेचक निकलने पर इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन है, रहटा और भोरेला, रहटा और भोरेला क्या है? क्वेश्चन है, रहटा और, शब्दावली है, रहटा और भोरेला क्या है? तो दोस्तों ये दोनों क्या है? सूत काटने के औजार या यंत्र। तो रहटा और भोरेला क्या है? सूत काटने के औजार या यंत्र। अगला देखिए, अगली जो लोक कला है, गोदना। तो देखिए सर, गोदना क्या होता है? अंग चित्रांकन की एक विशिष्ट विधि। अंग चित्रांकन की विशिष्ट विधि, कला। क्योंकि गोदा कहाँ जाता है? शरीर पर, यहां जो टेटू होता है एक तरह से, वो गोदना है। तो अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला क्या कहलाती है? गोदना कहलाती है। अब गोदना कला की शुरुआत किसने की? देखिए, इस कला की शुरुआत इस कला की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की। कैसे की? देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले राधा जी के शरीर पर एक स्मृति चिन्ह गोदा था। भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम राधा जी के शरीर पर स्मृति चिन्ह गोदा था। यहीं से इस कला की शुरुआत मानी जाती है। तो गोदना अंग चित्रांकन की एक विशिष्ट कला है। इस कला की शुरुआत सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने की। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम राधा जी के शरीर पर गोदने के रूप में एक स्मृति चिन्ह गोदा था। वहीं से इस कला की शुरुआत मानी जाती है। महिलाएं अपनी देह पर क्या क्या गोदती हैं?
महिलाएं अपने देह पर लोक देवी, प्रेमी, पति और पशु पक्षियों की चिन्ह गुदवाती हैं। तो महिलाएं अपने शरीर या देह पर लोक देवी का चित्र, या अपने प्रेमी का चित्र, या अपने पति का चित्र, या पशु पक्षियों के चिन्ह गुदवाते हैं। इसी प्रकार से पुरुष लोक देवता का चित्र, प्रेमिका का चित्र और अपनी पत्नी का चित्र आदि गुदवाते हैं। तो अंक चित्रांकन की विशिष्ट कला गोदना कहलाती है। इस कला की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के शरीर पर स्मृति चिन्ह गोदा था। महिलाएं अपने देह या शरीर पर लोक देवी, प्रेमी, पति या पशु पक्षियों के चित्र गुदवाते हैं। पुरुष लोक देवता, प्रेमिका या पत्नी आदि के चित्र अपने शरीर पर, बाहों पे, यहाँ पीछे, पीठ पर ये गोदना गुदवाते हैं या टैटू करवाते हैं। गोदना कला किन जातियों में, गोदना कला किन जातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? गोदना कला किन जातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो देखिए, भील, मीणा, बंजारा, कालबेलियों में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। भील, बंजारा, मीणा और काली में, और सर्वाधिक लोकप्रिय ये भीलू में है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि गोदना कला किस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो सबसे ज्यादा भीलू में है। यदि आता है तो ये जातियां भी हैं, तो भीलू में भी है, मीणा, बंजारा, कालबेलियों में गोदना कला का प्रचलन है। लेकिन सर्वाधिक प्रचलन किन में है? भीलू में है। और मोरडी का चित्र, मोरडी का चित्र किस जनजाति में बनाना लोकप्रिय है? तो मोरडी का चित्र ये मीणा जनजाति में बहुत ज्यादा लोकप्रिय। क्वेश्चन भी आ गया है कि मोरडी गुदवाना या मोरडी का चित्र बनवाना शरीर पर किस जनजाति के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये मीणा जनजाति के लोगों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। धन्यवाद दोस्तों। अभी इसी कला का अगला टॉपिक मैं अगली क्लास में लेकर के हाजिर हूँगा।